अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 45 मिनट्स। नाज़रीन, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमारे जीडीपी का तकरीबन 18.9% भी है। इसके अलावा जो दीगर हमारे सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात कर लें तो उसमें भी बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ मसाइल भी हैं। हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ स्टैंड कर रहा है उस पर बात करें, जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमने देखा कि फौरी तौर पर इसको टारगेट किया है और पीएम इमरजेंसी प्रोग्राम भी जो है वो भी स्टार्ट किए गए हैं। उसके अंडर क्या क्या काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है, जो फंडिंग की जा रही है, क्या रिसर्च के हवाले से काम हो रहा है ज़्यादा, या ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है। और आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर NARC में, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में। बहुत रेलिवेंट शख्सियात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त सवालात हमारे जहन में हैं या आवाम के जहन में हैं, वो उसका जवाब हम इनसे लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान, और डॉक्टर साहब जो हैं ये चेयरमैन हैं PARC के, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शमीमुल सब्तैन शाह साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं NARC। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इनके साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल रिसोर्सेज सेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर अजीम साहब की तरफ चलते हैं। सर ओवरऑल हमें थोड़ा सा PARC के रोल के हवाले से बता दीजिएगा कि एक आम शख्स जो ये प्रोग्राम देख रहा है उसको थोड़ी समझने में मदद मिले कि PARC का क्या रोल है, और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें क्या किरदार होता है आप लोगों का। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बेसिकली पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है वो एक फैसिलिटेशन बॉडी है। अगर मैं उसको मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं, और टेक्निकली जो हम आम तौर पे जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि 3-4 वर्ड हैं। एड, हमने एड करनी होती है, सपोर्ट करना होता है, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है जो कोऑर्डिनेशन महदूद नहीं है नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल जो हमारे सिस्टम्स हैं रिसर्च के उनके साथ भी, इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके साथ भी, और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, और जो सिविल सोसाइटी उसके साथ भी। तो ओवर आर्चिंग हमारा एक रोल है फेडरेशन का, जिसके ज़रिए से हम अपनी इनोवेशन को और नॉलेज को, और जो उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको हम, वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करते हैं और करते हैं। पिछले जब से हमारा अदारा ये बना है मोर देन 40 ईयर्स, इन्हीं स्फीयर्स में हमने काम किया है, और यही हमारा एक रोल और ये हम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब मज़ीद मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा आप हमारे लिए आसान कर दें कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम जो इदारे हैं, आपको पता है कि वो सूबाई सतह पर सारी वो तकसीम हो गई इख्तियारात की, तो PARC का भी ऐसा ही रोल है कि बाकी सारे सूबे ही इसको देख रहे हैं कि या आप लोग इसको देख रहे हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हमारा बड़ा क्लियर है कि जो सूबों ने डेवोल्यूशन से पहले भी वो एक्सेप्टेबल था सूबों को, जो रोल हम प्ले करते थे, और उसमें कोई मुदाखलत नहीं सूबों के काम में, सूबे अपना काम रिसर्च का खुद करते थे। एक्सटेंशन तो है सूबों के पास, फेडरेशन के पास तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, राइट। तो उसमें भी हमारी कोई मुदाखलत नहीं थी। तो बेसिकली जो PRC है वो उसका जो हमारा सेटअप है पूरे पाकिस्तान में, उसमें ज़्यादातर जो हमारा फोकस PRC का शुरू से रहा है, क्योंकि हमारे मैंडेट में ये शामिल है कि हम नए अदारे भी खोल सकते हैं। तो जो नए अदारे हमने जहाँ जहाँ भी खोले हैं, जो डिसाइड किया है वो मेरिट पे किया गया है कि एक किस्म की जो गैप रिसर्च है वो रीजन या वो इकोलॉजीज या वो प्रोडक्शन सिस्टम के जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सूबों का नहीं है वहाँ हमने अपने अदारे कायम किए हैं। जिसकी मिसाल ये है कि इस वक्त 4 अदारे हमारे बलूचिस्तान में हैं, 4 से 5। तो जो बलूचिस्तान की जो एरिड एग्रीकल्चर है उसको वो देखते हैं, और इसी तरह से जो हमारे बलूचिस्तान में अगर हम जाएँ सिंध में बलूचिस्तान के बाद, तो वहाँ हम कोस्ट एरिया को भी देखते हैं, कोस्टल एरिया को भी, और वहाँ हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो शुगर केन प्रोडक्शन या उसकी टेक्नोलॉजी को देखता है। सबसे बड़ी बात जो सिंध में हमारी प्रेजेंस है वो है इसकी जो थरपारकर है। तो जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट की इकोलॉजी की जो सोल्यूशन जब हमने दिए भी हैं, और वो सोल्यूशन इस वक्त डेजर्ट में रेप्लिकेट भी हो रहे हैं। तो इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान में रिसर्च सिस्टम नहीं है, तो वहाँ हम तकरीबन ऐसी 4 जगहों पे मौजूद हैं, जिसमें चलास है, स्कर्दू है, और अपना हमारा जो गिलगित है माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो हमारा जंगलोड में है।
تو اس طرح ہماری وہاں پریزنس ہے. اس طرح ٹی کے حوالے سے ہم یہاں مانسیرا میں ہیں. اب ٹی پہ اگر کوئی صرف ایڈیشن کام کرتی ہے, ہمارا ادارہ کام کرتا ہے, تو اس پہ ڈیٹیل میں تو ہم بعد میں جائیں گے. اس طرح جو ایگزاٹک فروٹس ہیں اس کے لیے جتنے بھی ہم باہر سے پچھلے 40 سال میں نئی ویرائٹیز یا نئے ایگزاٹک جو فروٹس ہیں, جس میں گریپس کی ویرائٹیز بھی ہیں, جس میں ہمارا جو ہے یہ بہت سارے جو اور فروٹس ہیں, ڈیسیڈوس فروٹس ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. آڑو ہے, اس کی جتنی ورائٹیز ہیں. تو اسی طرح سٹرس فروٹ میں ایگزاٹک بہت ساری 20 کے قریب ورائٹی جو باہر سے ہم لے کے آئے ہیں. تو وہ ہم نے ساری جو ہے پروونشل جو جو ریسرچ سسٹم کے ادارے ہیں جو ہارٹیکلچر کے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو ڈیولپ بھی کیا ہے, پروپیگیٹ بھی کیا ہے, اور وہ بہت بڑی کاشت بھی اس ملک میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف پھر واپس آتی ہوں. مزید اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس پہ کرتے ہیں, میں چاہتی ہوں سب صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت NARC کے حوالے سے کہ اسپیسیفکلی یہ بہت بڑا ادارہ ہے, اور کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اس کو, اور آپ لوگوں کی اچیومنٹس کیا ہے, کیا سارا پروسیس ہے یہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ NARC جو ہے یہ PARC کا ایک سینٹر ہے, بڑا سینٹر. PARC کے ٹوٹل 5 سینٹر ہیں, ان میں سے جو سب سے بڑا سینٹر ہے وہ NARC ہے, جہاں اس وقت آپ موجود ہیں. اس کا کل رقبہ تقریباً ایگزیکٹلی سپیکنگ 1395 ایکڑ ہے, جس میں سے تقریباً 250 ایکڑ پر اس وقت روڈز, بلڈنگ اور باقی انفراسٹرکچر ہے. 150 ایکڑ پر تقریباً ہمارا لائف سٹاک پروڈکشن ایریا ہے. 300 ایکڑ ایگزیکٹلی ہم جو پیور ریسرچ میں یوز ہو رہا ہے وہ ہے 300 ایکڑ, جو جس پر جرم پلازم ایویلیویشن, نیشنل یونیفارم ییلڈ ٹرائلز اور یعنی ریسرچ کا کام ہے. اور باقی جو ہمارے پاس بچتا ہے تقریباً 600 ایکڑ, اس پر ہم بیسک پری بیسک سیڈ پروڈکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایسے نہیں ہے جو فارم کی یوٹیلائزیشن ہے, اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی ہے جو اس کو ہم فارم ایڈوائزری کمیٹی کہتے ہیں. اس میں ایک منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے, جو اس کی ایگزیکٹ یوٹیلائزیشن کو یہ کمیٹی دیکھتی ہے. تو جو اب سیڈ پروڈکشن ہم کرتے ہیں وہ پھر ہم آگے کسانوں کو اور باقی لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اوور آل کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر اس وقت ریسرچ انسٹیٹیوٹس 14 ہیں. اور اگر جنرلی میں کہوں کہ واٹ ایور یو تھنک آف ایگریکلچر, وہ سب شعبے یہاں پر موجود ہیں. ان میں سے اگر میجر کی میں بات کروں تو کراپ سائنسز ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا, اینیمل سائنسز کا ہے, اسی طرح کلائمیٹ, انرجی اینڈ واٹر ریسورسز ہے, پھر لینڈ ریسورسز ہے, کراپ ڈیزیزز ہے, بایو ریمیڈیشن اینڈ بہت سارے شعبے ہیں. ڈاکٹر ذاکر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نیچرل ریسورسز کا جو سیکٹر ہے آپ کا, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا مجھے اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کن کن ایریاز میں, جو کچھ آپ نے مجھے مختصراً بتایا کہ لینڈ مینجمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ ہے, اور ہنی بی پروگرامز ہیں, ذرا تھوڑا میں چاہوں گی کہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیے گا. تھینک یو سو مچ یہاں پہ مدعو کرنے کا. دیکھیں ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, لیکن جو ایک اس کو میڈیم فراہم کرتا ہے وہ لینڈ ہے. لینڈ کے بغیر کوئی ایگریکلچر نہیں, اور واٹر کے بغیر کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتی ہے. تو جو نیچرل ریسورس کا جو فوکس ہے وہ 4 نیچرل ریسورسز ہیں بیسیکلی, لینڈ ریسورسز, واٹر ریسورسز ہیں, رینج لینڈ ہیں, اور ہنی بی ہیں. تو نیچرل ریسورس کا جو فوکس انہی سیکٹرز میں ہے. اور ان کی جو مینجمنٹ ہے, خاص طور پہ اگر لینڈ کی میں بات کروں تو لینڈ ریسورسز پاکستان میں بہت سے ایبنڈنٹلی موجود ہیں, لیکن جس ریٹ کے ساتھ ڈیگریڈ ہو رہے ہیں وہ بڑا وہ امپورٹنٹ پہلو ہے پورے اس کا, کہ ظاہر کوئی بھی چیز ٹیکن ناٹ فار گرانٹیڈ ہوتی ہے, لمیٹیڈ ہوتی ہے. تو ایٹ دا مومنٹ تو لمیٹیڈ نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ جس ڈیگریڈیشن کے ریشو کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ ڈیگریڈ ہو جائے گی. اور ہماری آلموسٹ 1 لاکھ ایکڑ زمین ہوتی ہے, ڈیگریڈ ہوتی ہے سال میں, ہر سال جی, واٹر لاگنگ یا کسی بھی. تو جو لینڈ ریسورس کا پروگرام ہے وہ مینلی اس کو فوکس کرا لینڈ کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے, اس کی جو ہیلتھ ہے, خاص طور پہ اس کی جو ہیلتھ ہے یا اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ان کو کنزرو کر امپرومنٹ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس بہت ہی واسٹ ایگریکلچر لینڈ ہے جو کہ سیلائن ہے. تو بایو سیلائن ایگریکلچر کی اپروچ ہے جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں, کہ جو سیکنڈ کلاس کی زمین ہے ان کو بھی ہم افیکٹولی اور اس کو یوٹیلائز کر سکیں.
उसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्स है उसके साथ उसकी डेवलपमेंट है, कंजर्वेशन है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के फोकस है। ऑलमोस्ट 93 से लेकर 97% ऑफ जो टोटल अवेलेबल वाटर है वो एग्रीकल्चर का यूज़ होता है। ठीक तो है। ज़ाहिर है वाटर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, उसकी फ्यूचर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वो फर्दर कम होगा। तो फोकस हमारा ये है कि उसको जुडिशली यूज़ करें और इफेक्टिवली यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें। ओके। तो ये फोकस है वाटर रिसोर्सेज में, और उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिस हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं ओके। एग्रीकल्चर के लिए। और इसके साथ साथ जो रेंज लैंड है पाकिस्तान में तकरीबन 80% जो लैंड है वो रेंज रिप्रेजेंट करती है। और रेंज और लाइव स्टॉक हमेशा आपस में ना इंटीग्रेटेड होते हैं। अच्छा, जहाँ पे ओके। क्योंकि जितनी भी है वो लाइव स्टॉक को सपोर्ट करते हैं फॉडर के हिसाब से और चरागाह के हिसाब से, तो उनकी डिग्रेडेशन भी काफ़ी हो चुकी हुई है। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट और रेस्टोरेशन उनकी करते हैं और मुख्तलिफ जो तो वो टेक्नोलॉजी किस तरह से करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होती है? मुख्तलिफ, एक तो ये है कि उनकी मुख्तलिफ जो ग्रासेस हैं उनको हम प्रोमोट करते हैं जो कि पैलेटेबल भी हों और साथ साथ रेजिस्टेंट भी हों। क्लाइमेट जो मिसाल के तौर पे क्लाइमेट जो ना इमर्जिंग थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उसमें वो एक्सेप्शन नहीं हो सकती। हमारे यहाँ उसके इम्पेक्ट ज़्यादा महसूस हो रहे हैं क्योंकि हम एज अ कंट्री हैं वो जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जो नेचुरल रिसोर्स को हिट करता है और एग्रीकल्चर भी नेचुरल रिसोर्स के साथ लिंक है। तो उसको जो हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलेंट है। टेक्नोलॉजीज हैं या प्रैक्टिस है उनको प्रोमोट कर रहे हैं। रेंज में भी जो ग्रासेस हैं, नए ग्रासेस हैं जो कि जिनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है, जिनकी रेजिस्टेंट है सलाइन कंडीशन के हिसाब से या ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, वो प्रोमोट कर रहे हैं साथ साथ में। और प्रैक्टिस कुछ ऐसी हैं जिनको रेंज को मैनेज करने के लिए वो ठीक है। डॉक्टर अजीम साहब, सर आप लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ आपने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया, कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि पूरी दुनिया में रुक गई, काम जो है वो ठप होके रह गया पूरी दुनिया का। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं। तो इन सारे चैलेंजेस को कैसे आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने? कोविड में तो हमारा एक रोल था कि उस वक्त तो ये एक ऐसी कैलेमिटी थी और इसका वर्ल्ड वाइड इसका स्पेक्ट्रम था, तो उसमें लॉकडाउन भी थे। और एग्रीकल्चर तो अगर हम एग्रीकल्चर को भी लॉकडाउन कर देते और इसको सपोर्ट ना करते तो फिर तो हमें फूड भी अवेलेबल नहीं होना था। और आपको पता है कोविड में जो मरीज़ हैं उनको जो सबसे ज़्यादा असल ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिशियस फूड की होती है, ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल और जूसेस। तो और उसके अलावा इसी दौरान में हमने कोशिश की पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कि उनको इन्फॉर्म करें कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कैसे सपोर्ट करना है। तो उसमें जो वर्कशॉपें हैं, जो हमारी मशीनरी है उनको कैसा खुला रखना क्यों ज़रूरी है, जो मूवमेंट है मशीनरी की हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये मूवमेंट जारी रहती है। और उसके बाद मार्केटिंग के लिए जो सब्जियात और मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं, जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं, उनकी जो तरसील है उस हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, कौन से रीजन होंगे, सीड कहाँ से आएगा, और जो ये सारे मामलात हम हाईएस्ट लेवल पे इन्फॉर्म करते रहे हैं। और अकॉर्डिंगली पॉलिसी सपोर्ट और वो जो रिक्वायर्ड लॉकडाउन के दौरान में स्टेप्स है वो लेते रहे हैं। दूसरा हमने ये किया था कि जो बहुत सारी टी वगैरह या सजेस्ट की जा रही थी कि जो कोविड के मरीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉट जो टी है वो यूज़ करें, तो उसकी कई सारी नई इकसाम हमने डेवलप भी की टी की, जिसमें ऑलिव टी है। ये इससे पहले पाकिस्तान में कभी, और ये आपने भी देखा होगा कि मीडिया पे इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा था, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस हमने इसी दौरान में इंट्रोड्यूस करवाई। और अभी तक हम बहुत सारे मरीज़ हमारे जानने वाले भी कोई फैमिली में हो और हमें फ़ोन करते हैं कि हमें ऑलिव टी का कहवा भेजें, और जब वो रूब सेहत होते हैं तो हमें एक्नॉलेज भी करते हैं कि आपकी टी ने हमें बड़ा फ़ायदा इसमें दिया। तो ये सारे प्रोडक्ट जो थे कि जो हेल्थ के हवाले से क्योर कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी थी कि हम डेवलप कर सकते हैं वो प्रोडक्ट, वो हमने डेवलप किए। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ लॉन्च किया कि चूँकि फूड की अवेलेबिलिटी जब ये मार्च अप्रैल के बाद को जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसमें हमारा पहले भी एक प्रोग्राम चल रहा था और उसको स्पेसिफिकली हमने स्केल अप किया और हमने मिलियंस ऑफ प्लांट जो थे वेजीज के, ये हमने कोविड के दौरान में, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि लोग हमसे लेने भी आएंगे या हम लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी मूवमेंट के ऊपर। तो उस दौरान में भी हमने यहाँ मिलियंस ऑफ प्लांट जो वेजीज के थे वो प्रोड्यूस किए, और रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके साथ मिल के
उनके हाउस होल्ड को भी और उसके अलावा और जो हाउस होल्ड हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने वो प्रोवाइड किए। तो ये कोविड के हवाले से हमारी जो स्ट्रेटजी है, और उसके बाद अब हम वो हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट बन गए हैं जो हमने कोविड जारी है, तो जो जो चीज़ें इस वक्त जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हाई है, इस तरह फ़िश, कोल्ड चेन फ़िश के प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो उसमें ऐसे प्रोटीन है वो बड़ी हेल्पफुल होती है इसके कोविड के जो मरीज़ उनकी रिकवरी में फेज़ में, रिहेबिलिटेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम इस दौरान में, और हमने लॉन्च किया है एक हमारा मोरिंगा के प्रोडक्ट्स पाउडर, वो भी बड़ा हेल्पफुल है फूड के हवाले से। तो वो पाउडर भी हमने, चूँकि हमारी प्रोडक्शन थरपारकर में हो रही थी, तो थरपारकर की प्रोडक्शन को हमने प्रोसेस करके तो उसके जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो इंश्योर की, तो हमने इसको फुली रिस्पॉन्ड किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स जो इसमें जो हाई वैल्यू और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रमोशन में। ठीक है। तो सर क्लाइमेट चेंज के ज़रा कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो किस तरह से फिर आप डील करते हैं? कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो वो बड़ा एक थ्रेट रहता है। वैसे मैं इस गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत एक लिहाज से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इस वक्त प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं फूड इन्फ्लेशन के, इसमें एक तरह से जो जिसको हम आम तौर पे आम सार्फिन इतना ज़्यादा नहीं अहमियत देते या समझते नहीं है, तो जब ये तकरीबन 3 साल से जो क्लाइमेट है हमें हेल्प नहीं कर रही। पहले आपको पता है कि टिड्डी दल का अटैक आ गया, अभी गवर्नमेंट आई थी, तो टिड्डी दल के जो बहुत बड़ा इशू था कि जी हमारी एग्रीकल्चर को वो मतलब है कि जिस तरीके से वो अटैक जितनी इंटेंसिटी थी, और ये पूरे अफ्रीका से ये उड़ के ये टिड्डी दल जो है ये पाकिस्तान पे हमलावर हुए, तो उसको भी गवर्नमेंट डील करती रही। अभी वो सिलसिला चल रहा था, तो बारिशों का पिछले 3 साल 2 साल तकरीबन बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, और हमारी जो मेजर क्रॉप है वीट हार्वेस्टिंग टाइम पे ये बारिशें होती रही हैं, जिससे बहुत सारी नई डिजीज़ जो कि इससे पहले इन फसलों पे नहीं आती थी उनका अटैक हुआ, और जैसे हमारी प्रोडक्शन मुतासर हुई, और उसके बाद स्टॉर्म आए, और अभी ये जो रिसेंटली समर में जो बारिशें हुई हैं जब हमारी कॉटन लगी हुई थी, और सिंध में ख़ास तौर पे उन्होंने कॉटन को तबाह किया, और नए इंसेक्ट पेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए, और उससे हमारी कॉटन प्रोडक्शन जो है बहुत कम हुई। अभी इस वक्त जो फसल रबी की चल रही है, इसमें अभी तकरीबन ये फरवरी पूरा हमारा जनवरी बगैर बारिशों की गुजरा है। जनवरी में एक बारिश हो रही थी, फरवरी में बिल्कुल बारिशें नहीं हुई, जो रिकॉर्ड है पिछले 60 साल का। तो इस वक्त चने की फसल हमारी बुरी तरह मुतासर हुई तो ये है। कितना बड़ा थ्रेट है इस वक्त हमारे लिए, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं या इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? क्लाइमेट चेंज इस वक्त, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर भी इस वक्त 30-35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हमारे साउथ में जा रहा है। हमारी मेजर वीट की जो प्रोडक्शन है इस वक्त स्टेक पे है। हमारा मौसम दोबारा ठंडा होता है, जो कि गर्म हो गया। गर्म होने से ये होता है कि दाना श्रिवल हो जाता है। तो इस वक्त ये जो हमारी फसल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ 27 मिलियन टन या 28 मिलियन टन के करीब, जो हमारी शुरुआत थी, फसल की शुरुआत बहुत अच्छी थी। और ये बीच में जो क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है उस वजह से हमारी इस वक्त वीट भी स्टेक पे है, थ्रेट में है, अंडर थ्रेट है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये मौसम कुछ ठंडा हो जाए, और जैसे भी आज बारिश हुई, अगर ये वाइड स्प्रेड साउथ तक गई तो ये तकरीबन अगले 15-20 दिन मिल जाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन कि जो हमारा टारगेट है शायद हम पूरा कर सकें। तो मसलसल 3 साल से जब 2.5 साल से जब से ये हुकूमत आई है, मुख्तलिफ जो क्लाइमेट के थ्रेट्स हैं, समर के हवाले से भी, विंटर के हवाले ये फेस कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन जो है, टेक्नोलॉजी का कितना को बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब हमारे पास ये चैलेंज भी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी इसको रीओरिएंट करें जो क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट हों, और उसके साथ ही साथ जो जब ड्राउट आता है तो ड्राउट के हवाले से टेक्नोलॉजी जो है, इसमें गवर्नमेंट को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा डालना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। जिन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वहाँ फार्मर को सपोर्ट करना होगा, ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जा सके और अपनी प्रोडक्शन को, सस्टेनेबल प्रोडक्शन का जो गोल है वो अचीव किया जा सके, मुल्क में फरावानी हो। यानी बहुत सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी जो हम पहले बात कर रहे थे, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आएंगे तो फिर इस पे काम हो सकेगा। मज़ीद भी कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हमने अभी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।
मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है काम और एक मंजिल। एक है काम और एक मंजिल। वेलकम बैक टू द शो। सप्तान साहब की तरफ आऊँगी। सप्तान साहब, मुझे ये बताइएगा, जो डॉक्टर अजीम साहब जिन चैलेंजेस की तरफ इशारा कर रहे थे, रिसर्च टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके ज़म्न में कि हमें मैक्सिमम जो है रिसर्च जो है वो ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए। उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एमरजेंसी प्रोग्राम्स शुरू किए थे, ज़रा मुझे उन प्रोग्राम्स की भी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें कि उसके हवाले से इस वक्त क्या काम हो रहा है। एनएआरसी में जो रिसर्च वर्क है, स्पेशली पीएम इमरजेंसी जो पैकेज है उसके तहत वो हमारे साइंटिस्ट अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ शोबे इन्वॉल्व हैं हमारे एनएआरसी के। उसमें साइंटिस्ट हैं, क्रॉप्स के भी, डिजीज़ से मुतल्लिक़ भी हैं, वाटर सेक्टर भी है, लैंड रिसोर्सेज सेक्टर भी है। और ये पीएम एग्रीकल्चर इमरजेंसी पैकेज में ना सिर्फ रिसर्च है बल्कि इसमें सूबों की एक्सटेंशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है। सो उनका एक अपना रोल है, हमारा अपना रोल है। तो हमारे साइंटिस्ट अपना किरदार भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एनएआरसी ने, वैसे तो टोटल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने बहुत सारी वैरायटीज़ इन द पास्ट दी हैं जो कि सैकड़ों में हैं, लेकिन अगर एनएआरसी की बात करें तो पास्ट में इसने 61 वैरायटीज़ दी हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, 8 हाइब्रिड्स दिए हैं। और अगर हम बिल्कुल रिसेंट की बात करें 11-12 महीनों की, तो उसमें हमने एनएआरसी ने 16 पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया है आईपीओ के साथ। जो कि एक साइंटिस्ट का पूरी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि कोई पेटेंट रजिस्टर्ड हो। तो ये 16 एक बहुत बड़ी तादाद है। दूसरा ये है कि हमने वीट की पीएआरसी सिस्टम में 2 वैरायटीज़ आई हैं इस 1 साल में। इसी तरह स्वीट लाइम है और अनियन की वैरायटी है, गार्लिक की वैरायटी है। फिर 2 केला की वैरायटी हमने दी हैं जो निगाब 1 निगाब 2 के नाम से, जी बनाना की। और उनकी ये है कि उसकी बेहतरी ये है कि वो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। हमारे पास जो केला ऑलरेडी अवेलेबल था उसकी शेल्फ लाइफ कम थी, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। सो इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो एनएआरसी ने पिछले साल तकरीबन 300 टन सीड दिया था फार्मर्स को। इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि तकरीबन 500 टन सीड हम दें। आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये फार्मर्स के लिए प्री रिक्विजिट होता है कि बेहतरीन अच्छा बीज उनको मुहैया किया जाए, जो फार्मर्स की डिमांड भी है। और जो हमारी पोटेंशियल है वैरायटीज़ का वो तकरीबन 70 मन है, जबकि अब हम ले रहे हैं 30-35 मन। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए उसमें अहम रोल बेहतरीन सीड का है। तो सीड के लिए हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बेसिक और प्री बेसिक सीड प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास बेसिक सीड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर वो हम पंजाब सीड कॉरपोरेशन को देते हैं। इसके अलावा जो सीड कंपनीज़ हैं उनको देते हैं। फिर हमने एडिशनली अब ये किया है कि हमने कुछ कंट्रेक्चुअल ग्रोअर्स हैं उनके साथ हमने एग्रीमेंट्स किए हैं और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की वहाँ पर एग्जामिनेशन करवा के, ताकि ग्रोअर्स के यहाँ भी हम सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर सकें। और इससे ये है, हमारी कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम सीड एनएआरसी या पीआरसी लेवल पर हम मुहैया कर सकें किसानों को मुहैया किया जाए। तो सप्तान साहब, ये सीड की क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इस हवाले से भी कुछ आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में तो अब बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ गई हैं, लोग बहुत एडवांस लेवल पर चले गए हैं। हम किस लेवल पर हैं? देखिए मैडम, ये जो सीड बनता है ना, कोई वैरायटी डेवलप होती है तो साइंटिस्ट के तकरीबन 7 साल लगते हैं। अच्छा, उसको हम कट शार्ट करने के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो हम स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। उससे ये होगा कि ये अरसा जो है तकरीबन हाफ हो जाएगा। ठीक है। साइंटिस्ट इस काबिल हो जाएंगे कि 3 साल में वैरायटीज़ दें। अब साइंटिस्ट की बुनियादी जिम्मेदारी यही है
کہ جو آج کل کے انوائرمنٹ میں کلائمیٹ ریزیلینٹ ویرائٹیز ڈیولپ کریں، جینیٹیکلی اس کو امپرومنٹ لائیں، اس میں جو بیماریاں ہیں ان سے مدافعتی نظام اس کا بہتر ہو، اس کا سیڈ کا، تو یہ سارے کام انشاءاللہ سائنٹسٹ ہمارے کر رہے ہیں اور بہترین سیڈ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو ایک گورنمنٹ سسٹم میں ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں، تو ہم نے اب جو ہمارے پاس کمپنی ہے PRC ایگرو ٹیک کمپنی، اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں مزید اپ سکیل کرنے کی، اپنی ٹیکنالوجیز کی، اپنی سیڈ پروڈکشن سسٹم کی، اور وہ یقینی طور پر ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم اب ورٹیکل ایگریکلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کورین گورنمنٹ کے تعاون سے ہم ایروپونک سسٹم، اپنے ہائیڈروپونک اور دوسرے نام سنے ہوں گے، اب ہم ایروپونک کو انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں فرسٹ ٹائم ان پاکستان ایٹ NARC۔ سو اس طرح یہ کنٹینیوسلی ایفرٹس جاری ہیں بہتری کے لیے، اور چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کسان ہوں اور کسانوں کی بہتری کے لیے جتنا بھی ہم کر سکیں کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب، ہنی بھی جو پروگرام کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ ہنی ایون PM ایمرجنسی کے تحت تو نہیں تھا، لیکن اس کا ایک انیشیٹو کے طور پہ اس کو بہت پروموٹ کیا جائے، اور NARC کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پائونیئر ہیں ہنی میں، ہنی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ جو نیچرل ہنی جو ہوتی تھی، اس کے بعد یہ جو فارمنگ شروع کی گئی، وہ بہت زیادہ NARC کا رول ہے۔ ہنی بی ریسرچ پروگرام یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے بہت اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور کمیونٹی بیس جو ہنی پروگرام ڈیولپمنٹ کے کیے، اس کے بعد انہوں نے بہت سارے پروڈکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں جو کہ ہم اپنے ایگروٹیک کمپنی کے تھرو بھی ان کو آگے کر رہے ہیں اور فردر پروپیگیٹ بھی کر رہے ہیں فارمرز کے تھرو، اور ان فارمرز کی بھی جو نا وہ کوالٹی اور وہ انشور کرنے کے لیے ان کو بھی گائیڈنس اور سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ تو ابھی PM انیشیٹو کے طور پہ اس کو پورے کنٹری میں لانچ کیا گیا ہے، اور اس میں NARC کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس کو اس کی خاص طور پہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کس طرح سے آپ اس میں انگیج کرتے ہیں؟ کوئی ایسا اسپیسیفک آپ کا اسٹریٹجی ہو؟ عام عوام کو کس طرح سے؟ آپ نے کہا کہ بہت اہم رول ہے، پورے پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا ہے، تو کیا آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو ایک تو جو پریکٹسز ہیں ان کے ٹریننگ دیتے ہیں ان کو امپورٹنٹ جو ہے نا، اس کے علاوہ ہم جو کالونیز ہیں ان کو وہ بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے کہ ان کو ہنی کی کالونیز ان کو دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمرشلائز کرنے کے لیے فردر پیکیجنگ طور پہ ان کو وہ پروموٹ کرتے ہوتے ہیں فارمرز کو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عظیم صاحب، سر پورے پاکستان میں سینٹرز ہیں PARC کے، اور آپ لوگ مزید بھی سینٹرز، آپ نے جس طرح سے مجھے بتایا کہ سندھ میں، بلوچستان میں، اس طرح سے مزید بھی جو ہیں وہ وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ سر جو باتیں سبطین صاحب کر رہے تھے سیڈ کے حوالے سے، جو انہوں نے بتایا، جو یہ نام لے رہے تھے، وہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو ہمارا جو ایک عام کسان ہے، کچھ بہت پڑھے لکھے بھی لوگ نہیں ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ کیسے انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے لیے کیا کوئی آپ ٹریننگز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کچھ پبلک اویئرنیس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہو آپ کا؟ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، جو سیڈ اور اپنے سسٹم میں ہم کتنا سیڈ، کتنی بڑی مقدار میں یہ سیڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیڈ ہے نا، جو پرابلم ہے اس کا بیسک، ایک سیڈ ہو یا پلانٹس ہوں، نرسریز ہوں، ان میں جو کوالٹی ہے سیڈ کی، جو ہمارا سیڈ ہے وہ سرٹیفائیڈ سیڈ سے سرٹیفائیڈ بنتا ہے، جبکہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ پری بیسک کی، یہ بیسیکلی جو بریڈر ہے، یعنی جس نے وہ ویرائٹی بنائی ہوتی ہے، اس کے کنٹرول میں سپرویژن میں یہ دو طرح کے سیڈ بنتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر یہ رجیم اس وقت بڑی ایکٹیولی یہ رجیم منافذ ہونے جا رہی ہے کہ جی جو سیڈ بنے، کمپنیاں بنائیں یا سیڈ کارپوریشنز بنائیں، وہ سرٹیفائیڈ سے سرٹیفائیڈ نہ بنائیں۔ سرٹیفائیڈ سیڈ کی کوالٹی ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتی جاتی ہے، تو اگر بریڈر کا تیار کردہ سیڈ جو ہے، اور بریڈر کے جو پلانٹ بریڈر رائٹ ایکٹ ہے، اس کو نافذ کرنے کی اس وقت پوری تیاری ہو رہی ہے۔ 4-5 سال سے یہ بریڈر ایکٹ بنا ہوا ہے، جس میں بریڈر کو بھی رائلٹی ملے گی، اور بریڈر پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرے گا اور ان کو دے گا بیسک سیڈ تیار کر کے۔ جب یہ تمام کا تمام سیڈ 100% سیڈ جو سرٹیفائیڈ ہے یہ آ جائے گا جو بریڈر کا سیڈ ہے اس کے اوپر،
तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी प्रोडक्टिविटी की भी, और उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़मींदारों की बढ़ेगी। तो ये जो एक मिसिंग कंपोनेंट था, इसको हमने पीआरसी ने, मैंने एज ए चेयरमैन भी हर फोरम पे हाईलाइट किया है, और अब ये सिस्टम एक सीट सिस्टम नया डेवलप होने जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो प्रेजेंस है, जैसे आपने दूसरा जो आपका सवाल था कि जी नेशनल लेवल पे, तो अभी हमने 3-4 नए अदारे हमने स्टेशन खोले हैं केपी में, जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम इस वक्त करने जा रहे हैं मेन स्ट्रीम R&D की जो सपोर्ट है, हमारा अदारा जो देगा ये आपका नॉर्थ वजीरस्तान और साउथ वजीरस्तान, जिसमें हमने वाना में और मीरन शाह में और लकी मरवत और टांक में ये 3 अदारे खोले हैं कि ताकि ये लोग, ये बहुत पोटेंशियल एरियाज हैं, इनकी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जहाँ वहाँ जो फ्रूट होता है, खा वो फिग हो, खा वो ग्रेप्स हो, अंगूर हो, या कोई और बहुत से हाई वैल्यू वहाँ प्रोडक्ट्स हैं या प्रोड्यूस है, जिसकी वैल्यू अपना टेस्ट क्वालिटी बड़ी हाई है, मैच ही नहीं करता कोई रीजन। तो हम वो कल्चर जो है एग्रीकल्चर वो वहाँ प्रमोट करेंगे और ये वहाँ खुशहाली आएगी, क्योंकि ये इलाके जो हैं वहाँ जो मसाइल रहे हैं उसकी बड़ा वजह ये है कि ये डिप्राइव हैं, वहाँ तवज्जो नहीं देंगे। साथ मैं ये चाहती हूँ, मेरे जहन में ये आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ऑलिव के हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं कि हम जैतून की काश्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ वेदर कंडीशंस क्या हैं, किन इलाकों में जो है वो जैतून को हम काश्त कर सकते हैं और कितना प्रॉफिटेबल है ये? जैतून की बात भी बिल्कुल करूँगा, क्योंकि ये हमारा इनिशिएटिव है PRC का। ये कुछ तकरीबन 30 साल एफर्ट होती रही हम, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रही थी, लोग इस तरफ नहीं आ रहे थे। तो PRC ने 2012 में इटालियन गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्रोग्राम पाकिस्तान में चलाया, जो तकरीबन 3 साल में उसने एक बहुत बड़ी चेंज लेके आया। लोगों का जो एक ट्रेंड है, और उसमें हमने जो फोकस ये किया कि बजाय इसके कि हम अपनी जो इधर यहाँ जर्म पुराना है उसी के ऊपर इक्तफा करें, हमने मैसिवली प्लांट इंपोर्ट किए जो हमारी मुख्तलिफ एनवायरनमेंट थी उनके जो मुताबिकत थी पौधों की, और वो मिलियन में वो पौधे हमने फार्मर्स को दिए और फार्मर ने वो लगाए, और उनकी चूँकि वो उनकी प्योर प्लांट थे और सर्टिफाइड प्लांट थे और ग्राफ्टेड पौधे थे, उन्होंने वो 3 साल में 4 साल में फ्रूटिंग पे आ गए, जिससे फार्मर का एक बिलीफ सिस्टम ऑलिव के हवाले से पैदा। फिर उसकी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि बेसिकली हमारा वाइल्ड ऑलिव तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग किसी को नहीं आती थी, तो प्रोसेसिंग मशीनरी भी इटालियन मंगवाई। उसको तकरीबन इस वक्त मुख्तलिफ मशीनें जो हैं ये 9 जगहों पे पूरे पाकिस्तान में हमने दी हैं, और किसान अपनी प्रोड्यूस लेके आता है वहाँ से प्रोसेस करवा के, और इस वक्त भी 2,500-3 हज़ार रुपये पर लीटर वो सेल करता है। तो जब किसान में इसने फ़ायदा देखा कि ये तो ऐसी जगह पे ये पौधा होता है कि जहाँ और कोई फसल ना हो वहाँ आपका ऑलिव हो सकता है, इसको बड़ी मार्जिनल एनवायरनमेंट चाहिए, ये बहुत खूबी है। और हमारे यहाँ तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर। तो क्या लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था? हमारे यहाँ बहुत रुझान नहीं रहा इस वजह यही थी कि लोगों को ऑलिव का पता तो था, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं थी, और मुल्क तो जब वो प्रोसेसिंग हुई और हमारा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मुल्क के अंदर पैदा हुआ, और जो बाहर से इंपोर्टेड ऑलिव ऑयल कंज्यूम कर रहे थे उन्होंने ये कंज्यूम करके देखा, उनको इसका टेस्ट बेहतर लगा, उनकी डिमांड बढ़ी, और जब किसान को पैसे मिले तो अब पौधे हमारे पौधे बाद में आते हैं और पहले जो है किसान हमारे पीछे होते हैं। तो और अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है उन्होंने इसको स्पेशल अहमियत दी है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली है। अब ये 50,000 एकड़ से हम 75,000 एकड़ और ऐड करने जा रहे हैं। अभी उसका नया प्रोजेक्ट भी हमने वो कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगा, क्योंकि हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, ये हाई वैल्यू है ऑयल है, इसमें पार्टली तो हमारे पाकिस्तान में कंज्यूम होगा, और इसका बहुत बड़ा शेयर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी करेंगे। तो ये तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, जो सूटेबल है इसके लिए ऑलिव के लिए। तो इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान एक लीड कंट्री बनने जा रहा है। तो अभी मैं एक और बात, शहद की आपने बात की, तभी मैं एक अपने बरादर मुल्क का मैं तज़किरा भी करना चाहूँगा, जो अपना टर्की है। अभी टर्की के एम्बेसडर ने पिछले 6 महीनों में हमें उन्होंने जो मलका बी है, जो क्वीन है, जिससे शहद की प्रोडक्शन में बड़ा वाज़े फ़र्क आता है, तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें ट्रांसफ़र की है 6 महीनों में। जो हमारी टर्की की हुकूमत, उनके एम्बेसडर ने वो इफ्ताह भी करके गए। तो
तो ये बेसिकली मैं एक्नॉलेज करना चाहता था कि इसमें एक बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, और अभी हमने एक टर्न की बेसिस पे कि जी शहद में से हाथ से शहद ना निकालना पड़े, आप वो टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है कि जी आप टर्न करें तो आपका शहद जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हम हार्वेस्ट कर लें। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी जिसमें जो हनी बी के हवाले से हैं वो भी हम आप किसानों को जो बी कीपर हैं उनको वो दे रहे हैं। ट्रेनिंग तो हम करते ही हैं उनकी, शुरू से हमारा ही मैंडेट है, हम ही उनको ट्रेन करते हैं जिससे वो भी सक्सेसफुली जो है बहुत बड़ी मिकदार में जो हनी प्रोड्यूस और हनी एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, मैं फिर वही बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा ट्रेनिंग को मैं चाहती हूँ कि इस पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी मज़ीद बात कर ली जाए। आप लोगों पे यहाँ स्टूडियोज़ वगैरह भी हैं और कुछ रेडियो पे आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स नशर करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक आप लोगों का लाया अमल हो कि जिसमें आम किसानों को टारगेट किया जाए जो देहाती इलाकों में रहते हैं, ताकि उनको कोई ऐसा सिस्टम हो, उनको मालूम हो सके, जो आप सीड्स की बात कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है? देखिए मैडम, इसमें 2-3 तरीके हैं हमारे। एक तो हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है पूरा, जिसमें हम इस वक्त तक हज़ारों, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, NARC में, ठीक है, जिसमें हम हज़ारों की तादाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। एक तो यहाँ पर लोगों को ला के ट्रेनिंग देना, दूसरा एक ये है कि जो असल कंट्रीब्यूशन हमारे साइंटिस्ट की है, जिसकी तरफ अब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल डाइवर्टेड भी है। अभी भी कल भी हम एक फार्मर फील्ड डे करके आए हैं। अब हम साइंटिस्ट को फील्ड में ले जा रहे हैं ताकि फार्मर्स को उनके अपने एरिए में बिठा के 150-200 बंदों को वहाँ पर उनको उनके घर में जाके उसकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सिस्टम का आगाही दे सकें। तो इस पर हमारे काफ़ी सारे हो रहे हैं। अभी हमने चकवाल, जेलम, गुजर खान यहाँ की हैं, अभी लोधरा, झंग और इधर गुजरांवाला साइड पर होने वाले हैं, फिर इसी तरह केपी में। फिर इसके अलावा हमारे ट्रैवलिंग सेमिनार्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, फिर फार्मर के साथ भी इंटरेक्शन होती है। फिर दूसरा, मैं एक आपका क्वेश्चन लास्ट टाइम मिस कर गया, अचीवमेंट्स की आपने NARC की बात की, उसमें मैं थोड़ा सा तज़किरा ये करना ज़रूर चाहूँगा। जो हनी बी की काफ़ी बात हो गई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि NARC को ये क्रेडिट जाता है कि अगर आप सोचें तो पिछले 20-30 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ दवाई के तौर पर हनी यूज़ होता था, किसी के पास मिलता नहीं था हनी। लेकिन अब अगर हाईवेज़ पर और हर जगह पर और हर बंदे को अवेलेबल है, या इवन हमारा मुल्क अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसमें NARC की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने बहुत सारे फार्मर्स को, लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको इंस्टिगेट किया कि आप इस बिज़नेस की तरफ आएँ। फिर उनकी हमने बी कीपर्स एसोसिएशंस बनवाई, उनसे बाई बैक करने का निज़ाम वज़ा किया, तो लोग काफ़ी इस बिज़नेस में आए और उसकी वजह से प्रमोट हुआ। दूसरी बात यह है कि NARC ने अंगोरा रैबिट का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया, जो कि GB में और आज़ाद कश्मीर एरिया में, ठंडे इलाकों में बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और रिसेंटली हम एक स्कर्दू में और चिल्लास में अंगोरा रेबेटरी भी बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये लोगों को दें इस ठंडे इलाका में, जिससे पॉवर्टी एलिविएशन भी होगी और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट होगी, काटेज इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो इससे बड़े मौके बन सकते हैं कि लोगों के थोड़ा सा कम अज़ कम गुर्बत की लाइन से ऊपर आ। मैं अर्ज़ करूं कि आपने देखा होगा बर्ड फ्लू की एक बड़ी वबा आई थी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, और जिससे बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारी एक जो है नेशनल रेफरेंस लैब है, जो इस रीजन में एक यूनिक लैब है, उसके एक सर्विलियंस सिस्टम और डायग्नोस्टिक की वजह से अब आप उससे काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर साहब, अगर हम ओवरऑल देखें नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो इस सेक्टर में किस किस्म के चैलेंज इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसे चैलेंजेस हैं? देखें, मेरे नज़दीक एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो क्लाइमेट एज एन इमर्जिंग थ्रेट के तौर पे आ रहा है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अब हमारा ज़्यादातर अभी फोकस जो है ना वो क्लाइमेट रिजिलेंट और वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं हम।
جس میں ڈراؤٹ ریزیلینٹ، سیلائن کنڈیشن ریزیلینٹ واٹر مینجمنٹ پریکٹسز ہیں یا کراپ ویرائٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو کلائمیٹ کے حوالے سے جو واٹر افیکٹ اس کی جو نا زیادہ تر اویلیبلٹی افیکٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے. جو انٹر اینیول ویریبلٹی ہے وہ فردر ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی، اور فیوچر میں جو اس کی اویلیبلٹی کم ہونے کا بھی چانسز ہیں. تو اس کمی کو کس طرح مینیج کیا جائے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. جوڈیشس یوز ہے اور ایفیشینٹ یوز ہے، اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ایگریکلچر کے اندر. ٹھیک ہے. زیادہ ٹھیک تر. اوکے. ڈاکٹر عظیم صاحب، سر وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ میں چاہوں گی کہ سجیشن آپ کی طرف سے آ جائیں کہ کیا ہونا چاہیے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے، اور کچھ پروڈکٹس کے حوالے سے بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ایک دو چیزیں ہیں کہ ہمیں پیراڈائم شفٹ جو ہے نا اس کو ایگریکلچر سیکٹر میں چاہیے. ہم صرف گرین جو ہماری پالیسی رہی ہے نا گرین پروڈکشن کی، سیلف سفیشینسی کی، اسے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہائی ویلیو ڈائیورسیفائڈ پروڈکشن پہ جائیں. اور اس سے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں ہمارے، بہت سار لیسز بڑے ہائی ہیں. ان لاسز کو کنورٹ کرنا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں، ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر، ڈائیورسیفائڈ ایگریکلچر، پروسیسنگ جو ہے فارم لیول یا جو ہماری رورل لیول جو ہے اس سے امپلائمنٹ جنریشن، لائیولیہڈ امپرومنٹ، یہ بڑے چیلنجز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا اوور ٹائم ہم پہلے فوڈ سرپلس ہوا کرتے تھے، ہم نیٹ فوڈ ایکسپورٹر تھے، ہم نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. تو اس رجیم کو دوبارہ نیٹ فوڈ ایکسپورٹر اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹر بننا ہے. کیونکہ ملک کا جو چیلنج ہے وہ فارن ایکسچینج بھی ہے، اور فارن ایکسچینج ایگریکلچر نے ارن کر کے دینا ہے. اور اگر ہم صرف را میٹیریل پروڈکشن اور را میٹیریل ایکسپورٹ پہ رہے تو ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ پہ جانا ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ میٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ اس کے لیے جتنے بھی لوازمات ہیں، لیبس کی فیسیلیٹیشن ہے، لیب کی اپ گریڈیشن ہے، یہ ساری باتیں اس وقت ہم ہائیسٹ لیول پہ، پی ایم لیول پہ ہم یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور مختلف جو پلان بن رہے ہیں ان میں ان چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے. اور یہ فرسٹ جنریشن جو ہماری انٹرونشن ہے اور سیکنڈ جنریشن انٹرونشن میں کلاسیفائی کیا گیا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم میں. تو انشاءاللہ اگر یہ اس میں انویسٹمنٹ جو کہ یہ اس وقت کمیونیکیشن فریکوینٹلی پی ایم لیول تک ہماری منسٹری جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ہم اس میں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو اگر یہ سارے پلان پراپرلی امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ آتی ہے، فارن انویسٹمنٹ بھی اور نیشنل انویسٹمنٹ بھی، تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے گولز ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں گے، اور ہم ایک ہائر جو ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر جو ہے ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب، شمیم السبتیانی شاہ صاحب اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں موجود رہے اور بڑی زبردست چیزیں جو ہیں وہ عوام تک ہم نے پہنچائی بھی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ جو اس وقت آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور خاص طور پر گورنمنٹ جو انیشیٹو لے رہی ہے اس کے حوالے سے بھی عوام کو بتایا جائے کہ اس وقت کن سیکٹرز میں پوٹینشیل ہے اور کہاں پر آپ کو اپنی انرجیز لگانی چاہیے. ناظرین، زراعت کے حوالے سے ہم خاص طور پر بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں کہ کس طرح سے اس میں جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں پی اے آر سی کا رول کیا ہے، اور اگر حکومت اس کو فوکس کر رہی ہے اور نئی انوویشنز کی طرف جا رہی ہے تو پھر عام کسانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نالج، وہ انفارمیشن جو ان کے لیے ضروری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ کس طرف زیادہ پوٹینشیل ہے، کہاں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس سے یقیناً بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں. اس کے ساتھ ہی ناہی چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.